So students, now we are going to discuss the next age, which is the Elizabethan age, which extends from 1558 to 1603. So अब next age जो हम कर रहे हैं, we are doing Elizabethan age. Okay. One thing you have to keep in mind that in the video I cannot discuss all the points of Elizabethan age. I am going to discuss only the key points. ठीक है, सारे पॉइंट्स को नहीं डिस्कस किया जा सकता, इतनी काफ़ी बड़ी एज है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो वीडियो में बना रही हूँ वो केवल की पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वही आपको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ. वी हैव ऑलरेडी डन और डिस्कस्ड दिस एज इन द क्लास. सो क्लास में हम लोग सारी ही चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. आई हैव ऑलरेडी सेंट यू द नोट्स एज वेल. तो आप लोग नोट्स ज़रूर पढ़ें और उस लाइक इन नोट्स एवरीथिंग इज़ गिवन इन डिटेल, बट वीडियो में मैं केवल रिवीजन के लिए ये शॉर्ट में कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ. So let's begin. Okay, before Elizabethan age, we are going to discuss little bit about the post Chaucer period. देखिए, इससे पहले की जो मैंने एक स्लाइड बनाई थी जो एज ऑफ चौसर पे थी, उसमें मैंने एक लास्ट पॉइंट बताया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि 1400 टू 1485 का जो पीरियड है, दैट इज़ नोन एज पोस्ट चौसर पीरियड, मतलब चौसर के बाद का पीरियड कहलाता है, in which we saw that there was no like or any important poet, but the poets were just following the poetry or the style of Chaucer. तो जो पोस्ट चौसर पीरियड था उसमें हम देखते हैं कि कोई खास इम्पॉर्टेंट पोएट अलग से नहीं उभर कर आया. ज़्यादातर पोएट सभी क्या कर रहे थे, चौसर के स्टाइल या चौसर के लिखने के तरीके को, उसी को फॉलो कर रहे थे, जिसमें हमने देखे थे दो ग्रुप्स थे, इंग्लिश चौसेरियंस एंड स्कॉटिश चौसेरियन. तो वो पीरियड था आपका 1400 टू 1485 का. फिर आ जाता है नेक्स्ट पीरियड 1485 से 1558 का, जिसको हम द अर्ली रेनेसेंस या अर्ली ट्यूडर पीरियड भी कहलाता है. इसमें एक जो हिस्टोरिकली एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ, दैट इज़ द बैटल ऑफ बोसवर्थ विच अकर्ड इन 1485. जो लड़ाई थी किसके बीच में, दो हाउसेस थे, हाउस ऑफ लैंकेस्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क, इनके बीच में लड़ाई थी, जिसमें लैंकेस्टर्स जीत जाते हैं और इनका जो लीडर होता है हेनरी 7, ही बिकेम द किंग. और यहाँ से किसकी शुरुआत हो जाती है, एक नई डायनेस्टी की, जिसको हम ट्यूडर डायनेस्टी कहते हैं, जिसका नाम ट्यूडर डायनेस्टी है. सो जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो भी ट्यूडर क्वीन ही थी, जो कि लास्ट ट्यूडर क्वीन थी. ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा मेंशन किया गया कि ट्यूडर डायनेस्टी का शुरुआत हो जाती है. अब ये 1485 से 1558 के बीच में और भी राजा बने. एक तो हेनरी 7 बने, उसके बाद हेनरी 8 बने जो कि क्वीन एलिजाबेथ के फादर थे. देन इनके जो सिबलिंग्स थे जो क्वीन एलिजाबेथ के, एडवर्ड 6 और और एक मैरी फर्स्ट, ये भी क्वीन बनी. एक और क्वीन बनी थी जो 9 डेज़ की क्वीन कहलाती है, लेडी जेन. सो ये सारे हिस्टोरिकल चेंजेस आए, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल हियर. ये क्लास में मैंने आपको सारी चेंजेस, ये चीज़ें बताई थी, अभी हम इतना नहीं करेंगे इसको डिस्कस. और इस पीरियड का जो लिटरेरी फीचर्स है, इनको जनरली मर्ज कर दिया जाता है एलिजाबेथन एज में ही, क्योंकि ये अर्ली रेनेसेंस या अर्ली ट्यूडर पीरियड है. तो इसको हम डिटेल में जब रेनेसेंस समझेंगे, वहीं से फिर हम इसे आगे इसके फीचर्स भी इसी में इंक्लूड कर देंगे. सो बस आपको ध्यान रखना है कि 1485 में बैटल ऑफ बॉसवर्थ हुई थी, और जहाँ से ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत होती है हेनरी 7 से. और 1558 में फिर क्या होता है, क्वीन एलिजाबेथ शी बिकम्स द क्वीन, वो रानी बनती हैं, और इनका पीरियड एक्सटेंड करता है 1558 से 1603 तक, जो कि लास्ट ट्यूडर क्वीन थी. अच्छा, इनके पीरियड में क्या खास बात हुई है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर दैट ड्यूरिंग हर रूल इंग्लैंड फ्लरिश्ड इन एवरी फील्ड. जो इंग्लैंड है, जो देश है, वो हर तरीके से फ्लरिश हुआ, खासतौर से ट्रेड में, कॉमर्स में. ये इट वॉज अ पीरियड ऑफ एडवेंचर, डिस्कवरीज, वॉयचेज एंड डिस्कवरीज ऑफ न्यू प्लेसेस, नई नई जगहों को खोजना, और जो सेलर्स होते थे वो नई नई जगहों को डिस्कवर करना, उसमें समुद्री यात्राओं पे जाना, ये सारा कुछ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ. एंड इट वाज अ पीरियड ऑफ रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन. ये सबसे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं कि एलिजाबेथियन एज में क्या है, ये पीरियड है आपका रेनेसेंस और रिफॉर्मेशन का पीरियड है. सो लेट्स डिस्कस कि रेनेसेंस या रिफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है.
द वर्ड रेनेसेंस इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रीबर्थ और रिवाइवल। जो रेनेसेंस वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है रीबर्थ, पुनर्जन्म या किसी चीज़ का पुनर्जागरण होना। यूरोपियन हिस्ट्री में इट इज़ अ पीरियड फ्रॉम 14th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी का ये पीरियड है। और बेसिकली इस समय किस चीज़ का पुनर्जागरण हुआ है? इट वॉज अ रिवाइवल इन ग्रीक एंड रोमन आर्ट एंड लिटरेचर। जो ग्रीक और रोमन आर्ट और लिटरेचर है, जो क्लासिकल आर्ट और लिटरेचर है पहले से ग्रीक और रोमन की, उसका रिवाइवल मतलब कि लोगों को इसमें पढ़ने में इंटरेस्ट आया, लोग फिर से पढ़ने लगे, इससे सीखने लगे। और इसकी शुरुआत हुई इटली से। इटली से ये ग्रीक और रोमन आर्ट और लिटरेचर में इंटरेस्ट और उससे सीखना, उसको पढ़ना, ये सब कुछ शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे यूरोप में 14 और 16 सेंचुरी के बीच में ये पूरा स्प्रेड हो गया। मतलब सभी देश, यूरोपियन कंट्रीज, देवर स्टडिंग ग्रीक एंड रोमन आर्ट एंड लिटरेचर, उसमें इंटरेस्ट आया लोगों को और उससे काफ़ी चीज़ें इन्होंने सीखी। तो क्वीन एलिजाबेथ के पीरियड में भी इंग्लैंड में क्या हुआ, ये रेनेसेंस आया। मतलब कि लोग क्या करने लगे, ग्रीक और रोमन आर्ट और लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, उसको पढ़ने लगे। इसमें एक और इसका कारण हम कह सकते हैं कि 1476 में विलियम कैक्सटन ने इंट्रोड्यूस की इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस के आने से ही, क्योंकि जब तक भाई बुक्स छप नहीं रही थी तो कब उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, जो लिखा हुआ मटेरियल उसका मैन्यूस्क्रिप्ट्स होता था, तो ज़्यादा लोगों के पास नहीं होता था। प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से इंग्लैंड में क्या हुआ कि जो भी मटेरियल है बुक के फॉर्म में, वो प्रिंट हो के लोगों तक पहुंचने लगा। तो ये एक 1476 से ही, जो हम अर्ली रेनेसेंस पीरियड कहते हैं ना, इससे पहले वाला जो हमारा 1485 टू 1558 का पीरियड है, जिसमें 1476 और उससे पहले ही, बल्कि 1476 में आ गई थी, विलियम कैक्सटन ने इंट्रोड्यूस कर दी थी प्रिंटिंग प्रेस। तो ये सारी शुरुआत हो गई थी कि धीरे धीरे लोग ग्रीक और रोमन आर्ट और लिटरेचर की तरफ उसमें इंटरेस्ट लेने लग गए। तो इसी को रेनेसेंस कहा जाता है। और क्योंकि इटली से शुरू हुआ है, एक भी चीज़ रही कि काफ़ी सारे पोएट्स और राइटर्स जिन्होंने इटली विजिट किया, वहाँ से उन्होंने काफ़ी कुछ नई चीज़ों को सीखा। तो इन्फ्लुएंस ऑफ इटली भी रहा है, इटली का भी इन्फ्लुएंस रहा है, बाकी ग्रीक और रोमन आर्ट एंड लिटरेचर का तो रिवाइवल हुआ ही हुआ है। साथ ही साथ इट वॉज अ पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन क्या होता है? एक रिलीजियस मूवमेंट था जो मार्टिन लूथर ने, जर्मनी के जो कि रिलीजियस रिफॉर्मर थे, उन्होंने शुरुआत की थी। ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। जो मार्टिन लूथर थे, इन्होंने किसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी? जो रोमन कैथोलिक चर्च में जो करप्शन हो रहा था, मतलब धर्म के नाम पे जो लोगों को लूटा जा रहा था, झूठी झूठी थ्योरीज दी जा रही थी। क्योंकि बाइबल भी जो देखिए सबको उस समय तक हम हर किसी के हाथ में नहीं थी कि लोग पढ़ सकें, केवल जो थियोलॉजियंस थे, जो स्टडी करते थे, वो लोग पढ़ पाते थे। तो मार्टिन लूथर भी ऐसे रिलीजियस रिफॉर्मर्स में थे जिन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने देखा कि जो करप्ट चर्च में बहुत सारी ऐसे प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं जो बाइबल में तो लिखी ही नहीं है, तो वो क्यों की जा रही हैं? लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है। उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इसी चीज़ को रिफॉर्मेशन की, मतलब जो धर्म में सुधार आया के लिए जो कदम उठाए गए, उसको रिफॉर्मेशन कहा जाता है। इंग्लैंड में इसकी ये 16th सेंचुरी में हुआ। अब जर्मनी से तो देखिए 15th सेंचुरी से मार्टिन लूथर ने कर ही दिया था प्रोटेस्ट करना, लेकिन इंग्लैंड में कब हुआ? 16th सेंचुरी में, जब चर्च ऑफ इंग्लैंड ने रोमन कैथोलिक चर्च, जो रोम से जो पूरी अथॉरिटी चलती है, उससे ब्रेक किया। तो यहाँ पे हम क्लास में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो हेनरी 8, मतलब जो क्वीन एलिजाबेथ के जो फादर थे, उन्होंने अपनी वाइफ को जो डिवोर्स दिया था, उस टाइम पे कैथोलिक नियम्स के अनुसार डिवोर्स अलाउड नहीं था, लेकिन हेनरी 8 ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया था। तो उस समय फिर कैथोलिक जो चर्च था, जो उनको पूरा सपोर्ट करता था, रोमन कैथोलिक चर्च, उनसे वो एक तरीके से उनकी पावर, इंग्लैंड में उन्होंने उनकी पावर को ख़त्म किया और राजा खुद चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड हो गया। उससे पहले कौन होता था? पोप होते थे। क्योंकि सारी चर्च की जो एक्टिविटीज़ हैं या चर्च का जो कंट्रोल है, वो रोम से चलता था। रोमन कैथोलिक मतलब जो रोमन कैथोलिक जो पूरा एक मतलब हम कह सकते हैं कि जो चर्च है, उसकी जो पूरी अथॉरिटी है, वो सब कहाँ से चलती है? सारे डिसीजंस रोम से होते हैं। सो वहाँ पे ये ब्रेक आया।
चर्च ऑफ और राज पोप की बजाय अब कौन बन गया था राजा, सॉरी, जो चर्च है उसका हेड कौन हो गया, राजा हेनरी एट। तो यहाँ से जो रोमन कैथलिक से अलग होना के जो स्टेप था, ये एक तरीके से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था रिफॉर्मेशन का, क्योंकि अब धर्म में जो चेंजेस, एक तरीके से सुधार, क्योंकि रोमन कैथलिक बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे थे जो गलत थी, बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं थी। तो इन्होंने कहा, मार्टिन लूथर ने, कि हमें हम खुद मतलब लोग खुद बाइबल पढ़ सके, अपना पर्सनल फेथ हो, जो बाइबल में लिखा है उसके अकॉर्डिंग खुद चले। तो ये जो चेंजेस आए इसी को रिफॉर्मेशन कहते हैं। और इंग्लैंड में हेनरी एट का अपनी वाइफ को डिवोर्स देना और दूसरी शादी करना, रोमन कैथलिक चर्च की अथॉरिटी से अलग होना, क्योंकि कैथलिक इसके खिलाफ थे इस डिवोर्स के, तो उनसे अलग होना और खुद को चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड उन्होंने इस्टेब्लिश किया। ये सब रिफॉर्मेशन के स्टेप्स हैं जो इंग्लैंड में हुए। अच्छा, ये सो बेसिकली रिफॉर्मेशन इज, कह सकते हैं, चेंजेस इन और रिफॉर्म्स इन इन द रिलीजन। जो रिफॉर्म मतलब जो अच्छी जो बुरी चीज़ें थी उनको दूर करके जो धर्म में सुधार किया गया उसको रिफॉर्मेशन कहते हैं। सो ये दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं क्वीन एलिजाबेथियन एज के जो हुए। अब आ जाते हैं लिटरेचर पे। लिटरेचर में हमने मैंने जैसे अभी बताया कि 1476 में विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस कर दी थी। सो देयर वाज अबंडेंस ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द एलिजाबेथियन पीरियड। एलिजाबेथियन पीरियड में, क्योंकि पहले ही उससे पहले आपका 1476 में आ गई है प्रिंटिंग प्रेस, तो प्रिंट होने लग गया। इस पीरियड तक आने तक क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बुक्स का पब्लिश होना और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी, तो काफ़ी आउटपुट था। सेकेंडली, इट वॉज द गोल्डन एज ऑफ ड्रामा। ये जो एज है ये ड्रामा के लिए पॉपुलर है। इट इज़ नोन एज द गोल्डन एज ऑफ ड्रामा। तो ड्रामा इस समय सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुआ है। और इसको हम डिटेल में कि ड्रामा की शुरुआत कैसे हुई, इसको अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ इटली कैन बी सीन इन पोइट्री एंड ड्रामा। जैसे मैंने बताया, रेनेसेंस जो है इट बिगेन फ्रॉम इटली, तो इटली का इन्फ्लुएंस पोइट्री और ड्रामा दोनों में नज़र आता है। पोइट्री ऑल्सो फ्लरिश बट नॉट इक्वल टू ड्रामा। पोइट्री भी फ्लरिश हो रही थी लेकिन ड्रामा के इक्वल नहीं थी। और हियर आई हैव मेंशन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेम्स लाइक एडमंड स्पेंसर की द फेयरी क्वीन, और थॉमस स्योट जो थे उन्होंने पेट्रार्कन सोनेट्स, जो कि इटालियन फॉर्म था पोइट्री का, जिसमें 14 लाइन की सोनेट्स क्या होती है, 14 लाइन की पोएम्स होती है। जो पेट्रार्क थे वो एक इटालियन पोएट थे। तो इनके फॉर्म्स को ये इंग्लैंड में इन्होंने इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया। हेनरी हावर्ड ने पहली बार ब्लैंक वर्स यूज़ करी। थॉमस सेक्विल और सर फिलिप सिडनी ने 108 सोनेट्स लिखी। और शेक्सपियर ने भी सोनेट्स लिखी हैं, जो 154 सोनेट्स लिखी हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्स के मैंने मेंशन किए हैं, और भी पोएट्स हैं इस पीरियड के, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ और है कि रिवाइवल ऑफ ग्रीक आर्ट एंड लिटरेचर के अलावा इट वाज एन एज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। जो लोग भी एलिजाबेथियन पोएट्स कहें या ड्रामेटिस्ट कहें, उनकी खास बात यह है, इन्होंने क्लासिकल ग्रीक और रोमन से सीखा तो ज़रूर, उससे कई चीज़ें सीखी, बट दे डिड एक्सपेरिमेंटेशन एज वेल। उन्होंने उसको अपनी तरफ अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, अपने हिसाब से चेंजेस किए। ऐसा नहीं है कि जो क्लासिकल रूल्स हैं केवल उसको ही फॉलो नहीं किया इन्होंने, मतलब उससे सीखा, उससे कई चीज़ें ली और अपने हिसाब से भी उसको काफ़ी मॉडिफाई किया। ये एक एलिजाबेथियन एज का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि जब आगे चल के हम न्यू क्लासिकल पीरियड देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे भी क्लासिकल को फॉलो कर रहे हैं, ग्रीक और रोमन को, बट वो दे जस्ट अडहर्ड टू रूल्स, स्ट्रिक्टली टू रूल्स। मतलब जो रूल्स थे क्लासिकल के उससे बिल्कुल अलग नहीं होना है, उसके हिसाब से ही करना है, तो वो चीज़ फॉलो कर रहे थे। लेकिन इन्होंने रोमन और ग्रीक से सीखा, काफ़ी कुछ लिया, ड्रामा में, पोएट्री में, या इटली से सीख रहे थे। और साथ ही साथ ये इट वाज एन एज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जैसे हम सोनेट्स में ही देखते हैं कि सोनेट्स में ही जो उसका फॉर्म 14 लाइन का होता है, उसमें शेक्सपियर ने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। और ड्रामा के जो रूल्स हैं उसमें चेंजेस किए हैं विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है। तो वो सब हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे, बट आप एक इम्पॉर्टेंटली ये याद रख सकते हैं कि इट वाज एन एज ऑफ एक्सपेरिमेंट एज वेल।
नेक्स्ट आ जाता है प्रोज। तो प्रोज में हम देखते हैं कि फ्रांसिस बेकन का जो फर्स्ट एडिशन है एसेस का 1597 में आया, मतलब ये क्वीन एलिजाबेथ के पीरियड में ही आए, लेकिन उनके अलावा और भी प्रोज राइटर्स हैं, आई हैव मेंशन द नेम्स हियर। और एक चीज़ और, यहाँ से जो फ्रांसिस बेकन है वो क्वीन एलिजाबेथ पीरियड में भी आएंगे और इसके आगे आने वाले पीरियड में भी रहेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो राइटर्स हैं, जो एक एज होती है, तो एज तो हिस्टोरिकली आपने दे दिया 1558 टू 1603, फिर उसके बाद नेक्स्ट राजा बन जाएगा या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होगा वहाँ से, या फिर कोई इंपॉर्टेंट पोएट आएगा तो उसके हिसाब से एज चेंज हो जाएगी, नाम बदल जाएगा। बट जो इस एज के पीरियड, इस एज में पोएट्स या राइटर्स हैं, वो हो सकता है आने वाली एज में भी होंगे। ठीक है, कि रूलर या चेंज हो रहे हैं या कोई इंपॉर्टेंट पोएट आ जा रहा है उसकी वजह से नाम चेंज हो जाता है, बट भाई इससे पहले से जो चल रहे हैं वो तो आगे वाले पीरियड में भी लिखेंगे। तो फ्रांसिस बेकन के हम फर्स्ट एडिशन तो इस पीरियड में देखते हैं, लेकिन आगे वाली एज में भी हम इनको देखेंगे। और विलियम शेक्सपियर की अगर हम बात करें तो इनकी जो वर्क्स हैं वो क्वीन एलिजाबेथ में तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं ही, आने वाली एज में भी इनके वर्क कंटिन्यू रहेंगे जो नेक्स्ट एज आएगी। ठीक। And so now we are going to discuss rise of drama, because drama is the most important genre of this period. It is the golden age of drama. तो ड्रामा की शुरुआत कैसे हुई इसको मैं शॉर्ट में समझा दे रही हूँ यहाँ पे। देखिए, ड्रामा जो शुरू हुआ वो बेसिकली लिटर्जिकल प्लेस से हुआ, चर्च के अंदर। क्या होते थे लिटर्जिकल प्लेस? ये बेसिकली क्या होता था, चर्च में जो बाइबल की जो स्टोरीज़ हैं, बाइबल की जो कहानियाँ हैं, उनको लोगों को याद रखने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, उनके लिए छोटे छोटे से ड्रामा के फॉर्म में छोटे से प्लेस जो है परफॉर्म चर्च के अंदर किए जाते थे। क्योंकि बाइबल तो हर किसी के पास थी नहीं, और प्रीचिंग होती थी, जब प्रीस्ट मतलब प्रीच करते थे, लोगों को लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहें, तो क्या किया जाता था, कुछ जो स्टोरीज़ हैं उनको ड्रामेटाइज फॉर्म में पेश किया जाता था, जिन्हें हम लिटर्जिकल प्लेस कहते हैं, और चर्च के अंदर शुरू हुए। लेकिन धीरे धीरे ये लिटर्जिकल प्लेस ही एक्सटेंड हो गए और बड़े फॉर्म में होने लगे। पहले तो चर्च के अंदर ही होते थे, पर धीरे धीरे चर्च के बाहर, चर्च यार्ड्स में, फील्ड्स में, जगह जगह ये होने लगे और एक बड़े प्लेस के रूप में होने लगे। तो क्या फॉर्म्स आए? इसमें आए 3 तरह के प्लेस: मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस एंड मोरालिटी प्लेस। जो मिस्ट्री प्लेस थे वो क्या थे? बेसिकली ड्रामेटाइजेशन ऑफ बिब्लिकल इवेंट्स। जो बाइबल में जो घटनाएं हुई हैं उन पर ही जो ड्रामा बनते थे, उन्हें मिस्ट्री प्लेस कहा जाता था। नेक्स्ट है मिरेकल प्लेस, ड्रामेटाइजेशन ऑफ द लाइफ्स ऑफ सेंट्स। जो संत आए उनकी ज़िंदगियों पर जो बने प्लेस, उनको मिरेकल प्लेस कहा गया। और फिर बाइबल या रिलीजियस से हटकर केवल मॉरल वैल्यूज़ देने के लिए जो प्लेस आए, उन्हें मोरालिटी प्लेस कहा गया। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो चर्च के अंदर प्लेस हो रहे थे, छोटे छोटे प्ले हो रहे थे, वो ही एक बड़े फॉर्म में होने लगे, इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस एंड मोरालिटी प्लेस। तो गोल्डन एज ऑफ ड्रामा जब हम एलिजाबेथन एज को कहते हैं, ऐसा नहीं है कि उसी समय ड्रामा की शुरुआत हुई, ये सब पहले से चला आ रहा था। मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस, मोरालिटी प्लेस ये थे। और फिर जब क्वीन एलिजाबेथ का टाइम आया, जो हम देखते हैं एलिजाबेथियन एज जो आती है, इसमें हमने देखा रेनेसेंस आ गया, मतलब रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन आर्ट एंड लिटरेचर। तो उसमें क्या हुआ कि एक राइटर थे सिनेका, उनके वर्क्स काफ़ी ट्रांसलेट हुए, और जो जो ये राइटर्स थे एलिजाबेथियन एज के, इन्होंने सेनेका के प्लेस से काफ़ी कुछ सीखा, उनके स्टाइल को सीखा, और प्लेस बनाए या लिखे जाने लगे और परफॉर्म होने लगे। सो एज वी नो दैट शेक्सपियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस पीरियड। तो हम इस पीरियड को जब पढ़ते हैं तो हम 3 हिस्सों में उसको जनरली डिवाइड कर देते हैं भाई: प्री शेक्सपियरियन, विलियम शेक्सपियर एंड पोस्ट शेक्सपियरियन। मतलब शेक्सपियर से पहले, शेक्सपियर के टाइम पर, मतलब विलियम शेक्सपियर अपने आप में उनके प्लेस, और शेक्सपियर के बाद। सो एलिजाबेथियन एज में सेनेका, जो कि एक ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे, उनके प्लेस का जो ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा हुआ और लोगों ने सीखा। और सेनेका के जो प्लेस होते थे वो ट्रेजेडीज़ वाले होते थे। तो यहाँ पे भी जो लिखे जाने लगी जनरली क्या थी? ट्रेजेडीज़। प्री शेक्सपियरन, मतलब शेक्सपियर से पहले ही ट्रेजेडीज़ आ गई थी
जिसमें आ जाता है थॉमस सैकविल एंड नॉर्टन का गॉर्बिड्यूक जो 1562 में आया, जिसे फर्स्ट इंग्लिश प्ले कहा जाता है। गैस्कॉइंस का जोकेस्टा आया, ह्यूक्स का मिसफॉर्च्यून ऑफ अर्थर आया, थॉमस किट्स का द स्पेनिश ट्रेजेडी आया, जिसको रिवेंज ट्रेजेडी, जहाँ मतलब बदला दिखाया गया है कि बदला लेना, जो पहली रिवेंज ट्रेजेडी दिखाई गई है। और इस साथ ही साथ कॉमेडीज़ भी आ गई थी, जिसमें रेल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर बाय निकोलस उडाल 1552 में, जिसको पहली कॉमेडी माना जाता है। तो विलियम शेक्सपियर से पहले ही हम देख रहे हैं कि ड्रामा एलिजाबेथियन पेज से पहले से ऑलरेडी चल ही रहा था, फिर शेक्सपियर से पहले से भी ड्रामा हो ही रहा है। इसमें प्री शेक्सपियरन में एक और आ जाता है ग्रुप जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो है द यूनिवर्सिटी विट्स। ये यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे? ये थे कुछ ऐसे ड्रामेटिस्ट जो यंग स्कॉलर्स थे, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था। सो सर्टेनली इन्होंने ग्रीक और रोमन जो भी आर्ट एंड लिटरेचर की जैसे सेनेका के ड्रामास पढ़े थे, फिर कॉमेडीज़ जो थी क्लासिकल कॉमेडीज़ उन्होंने स्टडी करी हुई थी। तो इन लोगों ने यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़े हुए थे प्लेस, ये सब सेनेका और बाकी जो कॉमेडीज़ थी क्लासिकल, वो सब स्टडी करा हुआ था। तो इन्होंने एक तरीके से एलिजाबेथियन ड्रामा को शेक्सपियर से पहले एक इस्टेब्लिश किया। ठीक, तो इस पूरे ग्रुप को जो नाम दिया जाता है वो द यूनिवर्सिटी विट्स है, जिसमें जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, थॉमस लॉज और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिस्टोफर मार्लो, ये आए। साथ ही साथ थॉमस किड, जिनका नाम मैंने पहले भी दिखाया, स्पेनिश ट्रेजेडी, द स्पेनिश ट्रेजेडी लिखने वाले थे, जो पहली रिवेंज ट्रेजेडी थी। केवल एक यही राइटर थे जो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से बिलोंग नहीं करते थे किसी यूनिवर्सिटी से, बट इनको भी इस ग्रुप में रखा गया है। और ये सभी राइटर्स ने दे इस्टेब्लिश द एलिजाबेथियन ड्रामा। इन्होंने शेक्सपियर से पहले एलिजाबेथियन ड्रामा को इस्टेब्लिश करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक तरीके से इन्होंने शेक्सपियर के लिए एक रास्ता तैयार किया, विलियम शेक्सपियर के लिए। सो इनके भी प्लेस और जो हैं, और इनको हमने क्लास में डिस्कस किया है, द यूनिवर्सिटी विट्स। इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़रूर प्रिपेयर करें। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट हमारे लिए, विलियम शेक्सपियर, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहा जाता है। सो वन थिंग आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि किसी भी राइटर या किसी को भी कोई फादर का नाम दिया जा रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ही पहले व्यक्ति हों। तो विलियम शेक्सपियर को अगर हम फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पहली बार ड्रामा इन्होंने लिखा, ड्रामा तो ऑलरेडी चल रहा था। इनसे पहले हमने देख लिया कि यूनिवर्सिटी विट्स आए, उनसे पहले और भी राइटर्स ने ट्रेजेडीज़ और कॉमेडी आ चुकी थी, लिखी जा चुकी थी, और उससे भी पहले मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस, सब कुछ आ रहा था। लेकिन फिर इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा क्यों कहा गया? क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ वेरी मतलब वेरी इम्पॉर्टेंट। जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जो इनका ड्रामा में जो कंट्रीब्यूशन था वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इस वजह से उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा गया। ऐसे हम चौसर को जब पढ़ रहे थे हमने कहा फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो इट डजेंट मीन कि चौसर ही पहले पोएट थे जिन्होंने पोइट्री लिखी। उससे पहले भी तो पोएम्स लिखी जा रही थी एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, और चौसर के टाइम पे भी उनके कंटेम्प्रेरीज थे, उन उस टाइम के और पोएट्स भी थे। लेकिन जिस भी राइटर का कंट्रीब्यूशन एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए उसको एक फादर का नाम दिया जाता है। ठीक, सो विलियम शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा गया है, जिन्होंने 37 प्लेस लिखे, और इनके जो प्लेस थे ये 1623 में इनकी डेथ के बाद फर्स्ट फोलियो एडिशन में प्रिंट हुए हैं। विलियम शेक्सपियर का पूरा आंसर मैंने आपको नोट्स में भेजा है, जो इनकी ट्रेजेडीज़, इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज़, प्लेज, हिस्टोरिकल प्लेज, रोमन प्लेज, सारी चीज़ें, प्लस लैंग्वेज पे इन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया है, कैरेक्टराइजेशन में कैसे कंट्रीब्यूट किया है प्लेस में, क्यों इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है, ये पूरा मैंने आपको आंसर भेजा है। प्लीज़ गो थ्रू द नोट्स, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। और फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामा। तो फिर यहाँ पे हमारे पास शेक्सपियर के बाद के जो राइटर्स थे, सॉरी यहाँ पे ये फ़ोटो जो है वो नेम के ऊपर आ गई है, तो इसमें ब्यूमॉन्ट, फ्लेचर, चैपमैन, बेन जॉनसन, ये सब ड्रामेटिस्ट होते हैं जो पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामा में कवर अप होंगे। सो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है शॉर्ट में कुछ की पॉइंट्स अबाउट एलिजाबेथियन पीरियड।
आई वुड सजेस्ट यू कि ड्रामा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है इस पीरियड का, आप विलियम शेक्सपियर को स्पेशली पढ़ें. वाई इज़ ही कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा एंड और व्हाट इज़ हिज कंट्रीब्यूशन इन ड्रामा. राइज ऑफ ड्रामा को आप अच्छे से देख लें कि ड्रामा का राइज कैसे हुआ. यूनिवर्सिटी विट्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है. ये सारी चीज़ें और आप अच्छे से मतलब डिटेल में पढ़ लें. एलिजाबेथन एज के फीचर्स क्या हैं, रेनेसेंस, रिफॉर्मेशन, और इसके अलावा पोइट्री में क्या हुआ, ड्रामा में क्या हुआ, इसको मोटे मोटे जो मेन फीचर्स हैं उनको आप जो नोट्स में मैंने भेजे हैं उनको डिस्कस मतलब अच्छे से कर लें फॉर द पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम. ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको अच्छे से डिटेल में स्टडी करें. और बाकी पोइट्री में कौन कौन पोएट्स आए हैं ये सब मैंने इसमें हल्का सा मेंशन किया है, आप उसको देख सकते हैं. बट आई वुड सजेस्ट स्पेशली आप ड्रामा को फोकस करते हुए एलिजाबेथियन एज को पढ़ें.